Okay, good morning students. So in this chapter gravitation, our next topic is gravitational potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, साइंस जब भी हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। और पोटेंशियल एनर्जी जब भी कहीं तुम्हें सुनने को मिले ये टर्म, तो सबसे पहले तुम्हारे ध्यान में एक ही चीज़ क्लिक करना चाहिए, वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में तब होती है जब उस सिस्टम पर कोई वर्क किया जाता है, उस सिस्टम में कोई ऐसा फोर्स हो जिसके अगेंस्ट हमें कोई चेंज करना हो। तो उस फोर्स के अगेंस्ट जब हम चेंज करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात आ रही है, इसका मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा फोर्स होगा जिसके अगेंस्ट हम कोई चेंज कर रहे होंगे, और उस चेंज को करने में जो वर्क किया जाएगा वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, यही यहाँ भी ऐसे ही वर्क डन होगा कुछ। तो सपोज़ ये एक मास बॉडी है जिसका मास है m1, और यहाँ A पॉइंट पर इसको रखा गया है, और एक दूसरा मास बॉडी सपोज़ यहाँ पर है m2, और ऐसा एक सिस्टम बनाया गया दो मास बॉडीज़ का। लेकिन जब ये सिस्टम बनाया गया है तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स एक्ट करता है। तो ये फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये आर स्क्वायर के इन्वर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर पर डिपेंड करता है। तो और यहाँ से ये भी पता चलता है कि इस फोर्स की वैल्यू जब r इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, r टेंड्स टू इन्फिनिटी, r इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, तब f टेंड्स टू 0 होता है। यानी कि f 0 होने के लिए r को लगभग इन्फिनिटी होना चाहिए। लगभग क्या मतलब, r इन्फिनिटी में लगभग का तो कोई मतलब नहीं है, r इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, यानी r बहुत बड़ा होना चाहिए, तब r 0 की तरफ टेंड करता है, यानी f 0 हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स कि ये मास बॉडीज़ अभी जिस सिचुएशन में रखे हुए हैं, ए और बी पोजीशन पे रखे हुए हैं, और इनके बीच में मान लो कि अभी कुछ डिस्टेंस है r, तो ये इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये तब भी लग रहा होगा जब ये इन्फिनिटी पर थे। मतलब इन्फिनिटी से m1 को मान लो हमने यहाँ रख दिया, और m2 को इन्फिनिटी से यहाँ लेकर के आ रहे हैं। जैसे जैसे m2 इधर आ रहा है वैसे वैसे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी कि हम एक चेंज कर रहे हैं सिस्टम में। क्या चेंज कर रहे हैं, m1 यहाँ पर है और m2 को इधर से लाया जा रहा है। ठीक है, ये एक चेंज हो रहा है। तो इस चेंज को करते समय यहाँ एक फोर्स भी इन्वॉल्व है। तो इट मीन्स हमारी पोटेंशियल एनर्जी वाली जो बात थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगी कि एक फोर्स है, उसके साथ साथ हमें चेंज करना है और उस चेंज के लिए वर्क करना होगा, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इसीलिए इसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बोल दीजिए, क्लास है, अभी क्लास चल रहा है। कौन वीपी बुला रहे हैं? हाँ बोल दीजिए, अभी क्लास चल रहा है। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसीलिए हम इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू मास बॉडीज़ m1 एंड m2, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी है तो वर्क डन निकालना होगा, और वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो m1 है वो x = 0 पर रखा है, और m2 इनिशियली यहाँ नहीं है, उसको इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। ये सिस्टम हमें बनाना है, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो इन्फिनिटी से ही एक्ट करना शुरू कर देगा। तो मान लो कि m2 हमारा यहाँ कहीं पर था, पहले m2 यहाँ पर था, x = इन्फिनिटी पोजीशन पर था। ठीक है, और यहाँ से हम m2 को इस तरफ लेकर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे इधर लाएंगे, फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज़ m1 एंड m2 चेंज होगा, और उस फोर्स के वजह से जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सिंपल सी बात है, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ जाएगा। लेकिन वो सिर्फ तभी होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, बट यहाँ पर फोर्स है वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए
इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज़ करना होता है। तो इधर से इधर इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक हमें लेके आना है, किस पॉइंट तक, x इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू आर तक डिस्प्लेसमेंट करना है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट पोजीशन कहीं पर लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन लिया m2 का, ठीक है, ये पोजीशन का सपोज नाम रख देते हैं कुछ p, इस पोजीशन का नाम रख देते हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू मान लो x है, मतलब कोई वेरिएबल वैल्यू ले ली हमने x, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर जब p पोजीशन पर ये मास है m2, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, m1 और m2 के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो होता है अट्रैक्टिव, यानी इस डायरेक्शन में होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम fx लिख देते हैं या fp लिख देते हैं। जब p पोजीशन पर है तो fp फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, हमें इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है x इक्वल टू आर तक, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है dx। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए कितना वर्क करना पड़ा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ p पर है, p से थोड़ा सा इधर डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो कितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल टू x, यानी कि पॉइंट p पर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ dx तो कितना वर्क होगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क होगा dw इक्वल टू एफ dx, f कौन सा लेंगे, जो यहाँ p पॉइंट पर है, fp dx। तो p पॉइंट पर x डिस्टेंस पर जब m2 है तो कितना फोर्स होगा, g m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, यहाँ पर हमें f डॉट dx था ना वर्क डन, तो हमें यहाँ पर पहले इनके बीच एंगल कितना है वो भी देख लेना चाहिए, एफ पी dx cos, कितना एंगल है, f और dx सेम डायरेक्शन में है तो cos 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ पी dx, ठीक है, एफ पी dx। अब एफ पी की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि एफ पी का मतलब क्या है, x डिस्टेंस पर जो m2 था तो कितना फोर्स था, g m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इतना वर्क डन हुआ है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली करना कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू आर तक। तो इस वर्क को हम इंटीग्रेट कर देंगे, therefore work done for displacement, work done for displacement from x equal to infinity to x equal to r, इन्फिनिटी से r पोजीशन तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, dw ये रहा हमारा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों बॉडीज़ के मासेस और 1/x² जो कांस्टेंट है उनको कॉमन ले लिया, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू आर तक, ठीक है। तो g m1 m2 ये तो कॉमन हो गया, 1/x² को इंटीग्रेट करना है, तो 1/x² को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का जो हमारा फार्मूला है, सबसे बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन वाला, वो क्या है, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर x की पावर है -2, जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगी पावर, क्या आएगा इंटीग्रेट करने से, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग -1/x आएगा, फार्मूला यूज़ करके देख लेंगे, -1/x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से r तक। फिर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, -g m1 m2, ये -1 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -g m1 m2, और इधर 1/x बचेगा, तो पहले अपर लिमिट x की जगह में लिखेंगे, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट x की जगह में लिखेंगे, ठीक है। लिमिट जब भी अप्लाई करते हैं यहाँ बीच में माइनस ही आता है, और जो पहले से यहाँ माइनस था -1/x उसको हमने कॉमन ले लिया, तो अब 1/r यहाँ पर और 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमें वर्क डन मिल गया, कितना आ गया वर्क डन, तो हमारा वर्क डन इन्फिनिटी से लेकर r तक डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन आ गया। देयरफॉर वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, ये हमें यहाँ तक जो लाना था,
कितना वर्क डन हो गया, -G(m1 m2) और यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई कर दिया तो यहाँ से मिल गया 1/r। इतना वर्क हुआ, यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। द सेम वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मतलब जिसमें m1 और m2 हैं और वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, सिस्टम ऑफ मासेस m1 एंड m2 प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, ये पूरी बात बोलेंगे तो हमारा सिस्टम कहलाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई और इसमें खास बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई है। ज़रा ध्यान से दें, ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी है और ये वर्क डन है नेगेटिव, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आई है वो नेगेटिव आई है, -G(m1 m2/r), ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आई है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि देखो ऑब्वियसली ये बात है कि यहाँ पर वर्क डन नहीं होता है, वर्क ऑब्टेंड होता है। दोनों बातों में डिफरेंस क्या है? वर्क डन का मतलब होता है जब हमें फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़े, जब एक्सटर्नल एजेंट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़े, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग के केस में होता है। मान लो कि स्प्रिंग था, सपोज ये एक स्प्रिंग है यहाँ पर, ठीक। अगर हम स्प्रिंग को इस तरफ खींचते हैं, अगर इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं स्प्रिंग को, तो अप्लाइड फोर्स तो इधर होगा, अप्लाइड फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, बट स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि एक्सटेंशन करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे जैसे स्प्रिंग को इधर खींचेंगे और ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर होता है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। और अगर फोर्स के ही डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ सरफेस से ऊपर उठाया, पत्थर को, तो नीचे से ऊपर उठाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है, बिकॉज हम ऊपर उठाना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बट उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और वर्क डन होता है। लेकिन अगर हम नीचे ले जाना चाहें तो हमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ही नीचे जाता है। तो यहाँ इस केस में वर्क डन नहीं होता है, वर्क ऑब्टेंड होता है। तो वर्क ऑब्टेंड नेगेटिव आता है और वर्क डन पॉजिटिव आता है। ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें देखो इन्फिनिटी से जब हम बी पॉइंट की तरफ ला रहे हैं तो जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी ये मास अपने आप इस तरफ जाना चाहता है, अट्रैक्टिव फोर्स है। बट अगर हम उल्टा करते, बी से इन्फिनिटी लेकर जाते, तो क्या होता? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव था इस तरफ, बट हम बी से इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ता, वर्क डन। तो अगर तुम इंटीग्रेट करते इस वाले केस में बी से इन्फिनिटी, तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना होता? x = r से x = इन्फिनिटी, यानी उल्टा हो जाता। अभी हमने इंटीग्रेशन किया कैसे? इन्फिनिटी से r, बट b से जब इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो r से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और फिर कैलकुलेट करके तुम देख लेना, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अपने आप चेक करके देख सकते हो कि अगर हम r से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी टू r, तो ये वर्क अपने आप पॉजिटिव आता, ठीक है। तो वो वर्क डन हो जाता पॉजिटिव। तो वर्क डन नेगेटिव कह लो या ऐसा कह लो कि वर्क ऑब्टेंड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, जब तुम ऑब्टेंड कहोगे तो यहाँ माइनस नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे। समझ में आई बात? जब तुमने ऑब्टेंड कह दिया इट मीन्स कि वर्क डन नेगेटिव हो गया ऑलरेडी, ठीक है। खैर उतना यहाँ पर कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, बस बता दिया तुम्हें डिस्कशन के लिए। बट सिंपली वर्क डन अपने आप से कैलकुलेट होकर नेगेटिव आ गया है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। और ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ही नहीं, जहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा और कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? ये 1/r पर डिपेंड करती है। तो ये याद रखना है कि फोर्स तो 1/r² पर डिपेंड करता है, बट पोटेंशियल एनर्जी 1/r पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो कोई भी दो मास पार्टिकल्स थे m1 और m2। अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम m1 को मान लेते हैं अर्थ, और m1 क्या हो जाएगा? अर्थ का मास। इधर मान लेते हैं अर्थ और इधर कोई दूसरी बॉडी जो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, ठीक है।
तो पूरा कैलकुलेशन सेम टू सेम होगा, बस डायग्राम में थोड़ा चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो R लिखा हुआ है उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखो डायग्राम अभी बनाते हैं, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज होगा। तो अब हम अर्थ के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये है अर्थ और ये अर्थ का सेंटर। तो अर्थ को अगर हम एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्फेयर मान लें तो इसका पूरा मास हम अर्थ के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, यानी कि m मास यहाँ पर है O पॉइंट पर, मतलब x इक्वल टू 0 ही हो गया। जैसे अभी डायग्राम में था कि m1 x इक्वल टू 0 पे रखा हुआ मान लिया हमने, और इधर से इन्फिनिटी से हम एक दूसरे मास बॉडी को लेकर के आ रहे हैं। स्मॉल m मास है, इसको हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। कहाँ से? x इक्वल टू इन्फिनिटी से। कहाँ तक लाना है? मान लो कि हम यहाँ तक लाते हैं, अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर यानी कि h हाइट तक इसको लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन तक हमें इस बॉडी को लाना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक अर्थ का रेडियस है r, और O से इस पोजीशन तक x की वैल्यू क्या हो जाएगी? r प्लस h, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो पूरा सेम टू सेम डायग्राम बन गया, बस डिफरेंस क्या हो गया? m1 की जगह पे अर्थ का मास आ गया कैपिटल M, m2 की जगह पे स्मॉल m, वो जो दूसरा मास बॉडी था उसका मास आ गया। दोनों बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस था r, उसकी जगह पे क्या आ गया? r प्लस h। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। तो फिर कैलकुलेशन में डिफरेंस कहाँ पर आएगा? जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक के लिए, तो उसमें क्या आएगा? माइनस जी, m1 m2 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह ये वाला मास, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो इन्फिनिटी से r था पहले, अभी क्या हो गया? इन्फिनिटी से r प्लस h, तो क्या आएगा? 1 बाय r प्लस h माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। ठीक है, सब कुछ सेम होगा। तो सिर्फ क्या हो गया? डायग्राम में थोड़ा चेंज हुआ, m1 m2 की वैल्यूज चेंज हो गई और यहाँ पे r का नाम चेंज हो गया, इन्फिनिटी से r प्लस h हो गया, बाकी सब सेम है। ठीक है, अगर हम इस पूरे अर्थ के मास को यहाँ सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लें और यहाँ m1 की जगह m लिखें, यहाँ पर स्मॉल m लिखें, जो r डिस्टेंस था सब कुछ सेम है, बस उसका नाम बदल गया है। ठीक, तो वर्क डन कितना आ जाएगा इस केस में? माइनस जी m स्मॉल m बाय r प्लस h। यही वर्क डन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी से अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर तक बॉडी को लाने में किया गया वर्क डन। तो इस पोजीशन पर यानी कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको हम सिंबल UH यूज़ कर ले रहे हैं कि अर्थ सरफेस से h डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? यही जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, G(m)m बाय r प्लस h। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस पर ही लेके आ जाएं मास बॉडी को, इधर से इन्फिनिटी से लेके आए अर्थ सरफेस पर लेके आ गए यानी कि इस पोजीशन पर, तो कैलकुलेशन में क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R, यानी अर्थ के रेडियस के बराबर। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? इन्फिनिटी से लेकर x इक्वल टू r तक, फिर पूरा ऐसे ही कैलकुलेशन होगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो यहाँ जाएगा माइनस G(m)m बाई r, यानी कि अर्थ सरफेस पर कितना हो जाएगा? ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर कितना आ जाएगा? अर्थ के सरफेस पर आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं u0 लिख देते हैं अर्थ के सरफेस पे, यानी h0 हो गया। तो क्या आ जाएगा? माइनस G(m)m बाय r प्लस h, नहीं अब क्या हो जाएगा? r। तो ये अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस बॉडी की। ठीक है, m मास वाले बॉडी की अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? लेकिन अब तुम सोचोगे कि हमने जो 9 क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था वो तो mgh होता था, mgh, ये पता नहीं क्या क्या आ गया, अजीब अजीब सी चीज़ें आ गई हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाने के लिए हम बोलते थे इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर भी वही वाला लॉजिक है जो अभी कुछ दिन पहले डिस्कशन हो रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दिखाई देगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि तुमने पोटेंशियल एनर्जी का ज़ीरो वैल्यू कहाँ पर लिया है, यानी रेफरेंस कहाँ पर लिया है।
उस दिन एग्जाम्पल बताया था ना कि अगर 5 स्टोरीड बिल्डिंग है और अगर हम ग्राउंड से 5th फ्लोर तक जाते हैं तो हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी। सपोज़ h इक्वल टू ये हमने 5th फ्लोर तक जाना है, हर फ्लोर की हाइट मान लो h है, तो फिर हर फ्लोर पे जाने के लिए mgh ऐड करते जाएंगे, तो 5th फ्लोर तक जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी 5 mgh। लेकिन अगर हम 2nd फ्लोर से जाएंगे तो एनर्जी हो जाएगी 4 mgh, 3rd फ्लोर से जाएंगे तो एनर्जी हो जाएगी 2 mgh। यानी कहाँ से तुमने एनर्जी का कैलकुलेशन स्टार्ट किया है, यानी u इक्वल टू 0 कहाँ पर माना है, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है, रेफरेंस कहाँ पर लिया है उसके अकॉर्डिंग उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी बताएंगे साथ में रेफरेंस भी बताना होता है कि कहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट था। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते थे mgh, ये क्या पढ़ते थे, अर्थ सरफेस से h हाइट लेगा तो इतनी एनर्जी हुई। तो यहाँ भी हम ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, अर्थ सरफेस से यहाँ तक के लिए एनर्जी अगर हमें निकालनी हो, ये जो निकाला ये तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में सरफेस से यहाँ तक, सरफेस से h हाइट तक कितनी एनर्जी हुई, तो इन दोनों एनर्जीज़ का जो हम डिफरेंस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो कि इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना। यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना। तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस कर दो। जैसे ये सरफेस से 5th फ्लोर तक ले गए तो इतना वर्क, सरफेस से 2nd फ्लोर तक ले गए तो इतना वर्क। ठीक है, तो फिर दोनों का डिफरेंस कर दो तो दोनों फ्लोर्स के बीच में कितनी एनर्जी थी ये पता चल जाएगा। तो अगर हम UH और U0 का डिफरेंस निकालें, UH और U0 का डिफरेंस, तो क्या आएगा, डेल्टा U मान लो हमने निकाला, यानी अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पर कितनी एनर्जी आएगी। ठीक है, तो कितनी एनर्जी आएगी, डिफरेंस कर देते हैं, UH माइनस U0, तो UH ये रहा, U0 ये रहा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इसमें माइनस G कैपिटल M स्मॉल m ये सब कॉमन आ गया। इधर क्या आ गया, 1/r प्लस h माइनस 1/r माइनस G M और इधर सॉल्व करेंगे r प्लस h, इधर r माइनस h। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो फिर आगे देखो क्या होता है, आगे सॉल्व किया तो क्या मिला, तो हमें मिला डेल्टा U इक्वल टू माइनस GM और इधर माइनस h और इधर r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस h, ये माइनस और माइनस इधर प्लस हो जाएंगे, GMMH बाय r, और यहाँ से एक r को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा r² 1 प्लस h बाय r। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो अभी भी ये वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी mgh नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें और एक काम करना पड़ेगा। वो क्या करना होगा, स्मॉल g, देखो यहाँ स्मॉल g दिखाई दे रहा है, तो स्मॉल g के टर्म्स में इस वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल g को कैपिटल G के टर्म्स में कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ये इस डेरिवेशन में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, बट उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देख लो। तो mg जो होता है, व्हाट इज mg, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ, उसको हम लोग क्या लिखते थे, mg। लेकिन वेट की डेफिनेशन क्या है ये भी हम लोग जानते हैं, वेट की डेफिनेशन है द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ये डेफिनेशन वेट की पढ़ते थे। तो फोर्स, वो फोर्स जिससे अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स कितना है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो फोर्स कितना होगा, Gm1 m2 बाय r², इतना फोर्स होता है। ठीक है, ये फोर्स कहाँ से आया, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया कि एक मास बॉडी है अर्थ और दूसरा मास बॉडी है ये हमारा स्मॉल m वाला बॉडी। तो फिर Gm1 m2 बाई r² में वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम m को डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाता है
कि G इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका बार बार यूज़ होता है इस चैप्टर में, तो इसलिए हम इसको स्टार मार्क लगा देते हैं। ये हमारे चैप्टर का स्टार है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है कि कैपिटल G और स्मॉल g का रिलेशन बताओ, तो कैपिटल G और स्मॉल g का रिलेशन ऐसे निकलेगा, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा, यानी कि वेट वही होता है जिस फोर्स से बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट करता है। तो mg इक्वल टू GM1m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आता है जी आर स्क्वायर इक्वल टू GM। इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो GM बाई आर स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, GM बाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ से GM बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, स्मॉल g, उसी को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। एक चीज़ ये करेंगे, और दूसरी चीज़ कि सिंस h इज़ मच लेस देन r, ठीक है, यहाँ पर भले ही तुम्हें दिखाई दे रहा हो कि r और h के बीच में उतना डिफरेंस नहीं है, h r से बहुत छोटा नहीं है, बट इनफैक्ट r तो होता है, कल भी बताया था 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है, और h काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली, वो कुछ हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में होगा। तो h इज़ मच लेस देन r विच इंडिकेट्स व्हाट, h बाई r इज़ मच लेस देन 1। तो हम इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 1 से बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और GM r² की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल g। तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है इन सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो GM बाई आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा स्मॉल g, और ये m और h तो था ही, और इधर ये हो गया 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया mgh। तो ये वही पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो हमने 9 क्लास में पढ़ी थी। वहाँ पर क्या पढ़ा था, अर्थ सरफेस से h हाइट ले जाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अभी हम उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं, बात वही है कि अर्थ सरफेस से h हाइट दूर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज वर्क डन ही तो एनर्जी है। तो हमने देख लिया कितना वर्क करना पड़ेगा, वो mgh आ गया, उतना ही आ गया जितना हमने 9 क्लास में पढ़ा था।